नमस्कार मित्रों। जन चौक की आज की मैटर में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र पटवाल और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में सीएमआई की एक लेटेस्ट डेटाबेस में पता चला है कि भारत में जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की दर है वो तो ज़्यादा थी ही थी, लेकिन इसके साथ साथ जो आज से कुछ साल पहले 7-8 साल पहले तक की जो स्थिति थी, उसमें जो कुल जो आबादी का जो प्रतिशत था, कार्यशील आबादी, वर्किंग पीपल, उनकी उनका जो है प्रतिशत भी अलार्मिंग रूप से घट गया है। जबकि देश की आबादी इस बीच में लगातार इज़ाफ़ा हुआ है और उन जो वर्किंग जो यूथ हैं, महिलाओं और पुरुषों की आबादी लगातार बढ़ रही है। इस बीच में तमाम हम लोगों को इसके बेरोज़गारी के खिलाफ आंदोलन, रोज़गार की माँग के लिए आंदोलन देखे गए देश भर के अंदर। हमने डिफेंस के से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की भर्ती के लेकर तमाम हमने दे और उसके साथ-साथ जो है परीक्षाएँ हो रही हैं, परीक्षाओं के बाद घोटालों को देखा है। तो कुल मिलाकर जहाँ सरकार की ओर से एक तरफ लगातार बेरोज़गारी के फ्रंट पर कोई जवाबदेही नहीं दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ हमने नोटबंदी, जीएसटी के लागू होने और उसके बाद 2 साल तक के कोरोना वायरस के दौरान इस बेरोज़गारी में एक बहुत भयंकर रूप से इज़ाफ़ा होते हुए हम देख रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं, क्योंकि सीएमआई की जो रिपोर्ट है, उसको ब्लूमबर्ग ने पहले प्रकाशित किया था और उसके बाद जो है कल से ये रिपोर्ट आज जो है तमाम अखबारों और चैनलों में ये चर्चा का विषय बनी हुई है और एक बार फिर से प्रमुखता से ये सवाल हम लोगों के बीच में आ गया है कि आने वाला भविष्य किस तरह का है और देश में आर्थिक स्थिति या मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ-साथ रोज़गार के क्या अवसर हैं। इसके बारे में हम स्वागत करेंगे सत्येंद्र रंजन जी का। आपसे पहले भी हम लोग लगातार यहाँ मुखातिब हुए हैं इस तरह के तमाम वैश्विक और देश में यूक्रेन से लेकर तमाम मुद्दों पर। अब इस बार हम लोग जो देश की आर्थिक स्थिति है और ख़ास तौर पर जो युवाओं का जो प्रश्न है, जो बेरोज़गारी का प्रश्न है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है जन चौक की जी। बातचीत में। तो इसके बारे में हम बिना कुछ कहते हुए सीधे यही कहें कि आप जी, जी, आप ये जो ताज़ा रिपोर्ट आपने जिसका ज़िक्र किया और जिसकी कल से ही काफ़ी चर्चा है, आज चूँकि और भी वो दूसरे अखबारों में भी उसकी खबर आ गई। ब्लूमबर्ग की सेवाएँ जो लोग अखबार नहीं लेते हैं उनमें भी आज ये खबर आ गई है और इसको लेकर कई तरह के जो अन्य जानकारियाँ हैं, उसके साथ जो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन होता है, वो भी पब्लिक डोमेन में आ गया है। तो आज ज़ाहिर है कि इसको लेकर बहुत चर्चा की जा हो रही है। कई राजनेताओं ने, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है और सरकार को घेरने की कोशिश की है। जो CMIE, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ये अब एकमात्र ऐसी संस्था फिलहाल बची है जो नियमित रूप से देश में रोजगार और बेरोजगारी के हालत का अध्ययन करके एक विश्वसनीय रिपोर्ट हम लोगों के सामने रखती है। जब तक नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी, उसके पहले ऐसी रिपोर्टें भी आती थी, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं होती थी क्योंकि सरकार खुद ही हर 3 महीने पर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी करती थी, तो उससे एक ज़्यादा ही आधिकारिक आंकड़ा हम लोगों के सामने आता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने उन तमाम जो सूचना के स्रोत थे उनको बंद कर दिया है। उपभोग का जो आंकड़ा होता है, उपभोग का जो सर्वे होता है, उसका भी आंकड़ा बहुत दिनों से नहीं आया। वो सर्वे भी शायद पता नहीं, ऐसी मैंने खबर देखी है कि इस साल जुलाई में फिर से होगा, लेकिन फिलहाल वो आंकड़े नहीं है। तो इसलिए हम लोगों के पास जो हालात जानने का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है वो CMIE का डेटा है। पहली बात तो इस डेटा का महत्व क्या है, यह समझने के लिए इस बात को पर गौर कर लेना जरूरी है। CMIE पिछले कई सालों से लगातार यह बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हाई है या लो है। वो बात धीरे धीरे वो असल आईना नहीं है। जो असल जो हकीकत है, जो ठोस हकीकत है समाज की, हमारे देश की, उसको बताने के लिए, इसलिए कि
जो दूसरा एक पैमाना रोजगार की हालत को देखने के लिए होता है, वो होता है लेबर पार्टिसिपेशन रेट। यानी जो लोग रोजगार करने की उम्र में हैं, मोटे तौर पे माना जाता है कि जो 28 साल से 60 साल की उम्र के बीच के लोग हैं, वो रोजगार की एज में होते हैं। तो इस एज ग्रुप के जो लोग हैं, उसके कितने लोग रोजगार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी एक्चुअल उनके उनके पास रोजगार है या वो रोजगार की तलाश में है। तो जितने लोग उसमें शामिल होते हैं, उसके परसेंटेज को यह माना जाता है कि वहाँ पर लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है, जो आपने कहा कि पहले 46% था, 46%, जो बहुत ही हेल्दी डेटा नहीं था पहले भी, क्योंकि अगर जितने लोग रोजगार की एज में हैं, उसमें सिर्फ 46% लोग या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं, तो उसे किसी खुशहाल समाज का लक्षण नहीं समझा जाएगा। लेकिन पिछले 5 6 7 साल में ये हुआ है कि यह प्रतिशत भी घटता चला गया है और अब यह 40 से भी नीचे आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि CMIE ने ये ध्यान दिलाया है कि इस समय जो भारत की आबादी है, लगभग 1.4 बिलियन है, उसमें 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार की उम्र में हैं। लगभग 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार की उम्र में हैं। इस आंकड़े के मुताबिक उसका 60% हिस्सा के पास या तो रोजगार नहीं है, मतलब रोजगार तो 60% के पास नहीं ही है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जिनको रोजगार पाने की उम्मीद भी नहीं बची है, इसलिए वो अब रोजगार की तलाश नहीं कर रहे हैं, वो कहीं पर फॉर्म नहीं भर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के चक्कर नहीं लगा रहे हैं। और इस तरह उन्होंने, जब वो सर्वे होता है तो वो ये बताते हैं कि हम रोजगार की तलाश में नहीं हैं। ऐसे लोगों का डेटा अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज होता है उसमें काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा, अगर सरकारी पक्ष से सोचे तो ये बताया जाएगा कि वो लोग रोजगार की तलाश में जो नहीं कर रहे हैं, अगर वो रोजगार बेरोजगार हैं तो वो बेरोजगारी परसेंटेज का हिस्सा नहीं है। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि वो इसलिए रोजगार को नहीं तलाश रहे हैं क्योंकि वो उन्हें इसकी उम्मीद नहीं बची, या वो बिल्कुल ही अक्षम हैं रोजगार पाने में, और इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो यह अगर 60% हिस्सा 90 करोड़ का, मतलब लगभग 54-55 करोड़, 54-55 करोड़ लोग ऐसे हों जो रोजगार की तलाश ही नहीं कर रहे हों, जाहिर है कि उनके पास रोजगार है ही नहीं है, तो उस समाज का की आर्थिक हालत क्या होगी? उनकी आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, अगर होगा भी तो बहुत इरेगुलर है। उस तरह के रोजगार से वो अपना काम चला रहे हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट नहीं समझा जाता है। एम्प्लॉयमेंट के का जो डेफिनेशन है, उसके तहत आपको ऐसा रोजगार जिसमें एक निश्चित आमदनी, जो कि उस समाज में न्यूनतम मजदूरी की तय सीमा से ऊपर होनी चाहिए, वो अगर आपको मिल रहा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ साल पहले ये कहा था कि पकौड़ा बेचकर भी जो लोग काम चला रहे हैं वो भी रोजगार है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स में उसको रोजगार नहीं समझा जाता है। यह बात ठीक है कि जो भी है, जिसको कि जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट से बाहर के प्रोसेस से बाहर है, कुछ ना कुछ तो वो करता ही है, किसी तरह वो अपना पेट तो भरता ही है, या वो भीख भी मांगता है तो उसमें वो एक तरह से अपने को व्यस्त रखता है, लेकिन वो रोजगार का पार्ट नहीं होता है। तो ये अगर हम लोग इस बेसिक जानकारियों को ध्यान में रखें, तो आज हालात यह है कि देश में 40% से भी कम लोग देश के लेबर मार्केट का पार्ट हैं, बाकी लोग लेबर मार्केट से हट चुके हैं। तो उनकी स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। उसमें हो सकता है कि एक टाइनी परसेंट, बहुत छोटा परसेंट ऐसा हो जो धनी घरों के लोग हों, जिनको रोजगार की ज़रूरत नहीं हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि 55 करोड़ में 1-2 करोड़ ऐसे लोग हों जिनको काम की आवश्यकता नहीं हो, या वो अभी किन्हीं अन्य शौकिया वजहों से वो काम न कर रहे हों, लेकिन भारत में ज़्यादातर लोगों की ये स्थिति नहीं है। दूसरी चीज़ जो इस सर्वे से सामने, जी आप कुछ कह रहे थे? जी नहीं, मैं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें शायद एक पहलू ये है कि अभी इसी की रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग में ये पब्लिश हुआ है कि करीब 2 करोड़ महिलाएं इस बीच में, जो लोग रोजगारशुदा थीं, वो बेरोजगार हुई हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि करीब 49% महिलाएं पूरी जो आबादी है उससे 49% होती हैं। तो उसमें से अगर आप, आज ये कहा जा रहा है कि केवल 9% लोग ही ऐसे हैं जो कि रोजगार में हैं।
जिस जो रोज़गार उनको चाहिए। और कहीं न कहीं महिलाओं के लिए कार्य की स्थितियाँ अभी कोरोना के बाद ख़ास तौर पे कुछ विषम हो गई हैं, जो पुरुषों के लिए क्या होता है कि अगर उनके पास अगर काम के लिए कहीं दूर पे जाना है कहीं या किसी ऑड आवर में काम करना है, तो भी उनके लिए सक्षम है। लेकिन महिलाओं के लिए कई सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ या ऐसी असुरक्षा की स्थितियाँ हैं कि वो उन शर्तों को भी और तनख्वाह के रूप में भी जो कमी होती है, वो भी एक कारण है। तो एक वो प्रतिशत बहुत बड़ा एक काउंट करता है। क्या आपका कहना है इसके बारे में? जी। जी, देखिए महिलाओं का तो अपने यहाँ जो लेबर पार्टिसिपेशन था, वो पहले भी 21% से ज़्यादा नहीं था। वो 21% ही मैक्सिमम दर्ज हुआ, जब कभी दर्ज हुआ। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो फैमिली स्ट्रक्चर है, उसमें महिलाओं का काम मोटे तौर पे घर के अंदर उनकी भूमिका समझी जाती है। और बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लड़कियां जो अच्छा हाईली एजुकेटेड भी हैं, शादी के बाद उनको काम अगर वो कर भी रही हैं तो उनको छोड़ना पड़ता है। और आम तौर पर एक उनके जो जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, वहाँ भी हालात जो होते हैं वो उनके काम करने के बहुत अनुकूल नहीं होते हैं। बहुत सी कंपनियों में ऐसी पॉलिसी होती है, ये जाहिर है कि लिखित रूप से नहीं होती है, लेकिन अलिखित रूप से होती है कि लड़कियों को काम वो नहीं दिया जाए, क्योंकि वो अगर प्रेगनेंसी में जाएंगी तो फिर उनको मैटरनिटी लीव और मैटरनिटी बेनिफिट्स देने होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो पहले से ही हमारे समाज में रही हैं, लेकिन इधर के वर्षों में ये हुआ है। और खासकर ये पिछले 2 साल में जो ये महामारी का समय रहा, कि जो 21% महिलाएं लेबर पार्टिसिपेशन में थी, जॉब मार्केट में थी, वो वो हिस्सा भी घटकर अब सिर्फ 9% रह गया है। यानी इस बीच जो थी उसका भी 50% से ज़्यादा महिलाएं जॉब मार्केट से बाहर हो गई हैं। अब देखिए, महिलाएं अगर कोई महिला काम करती है तो वो किसी फैमिली में एक एक्स्ट्रा इनकम होता है। वो एक्स्ट्रा इनकम आता है तो जाहिर है कि उस फैमिली का ओवरऑल जो एक इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर होता है, वो ऊपर उठता है। उनका जो क्लास ट्रांजिशन का प्रोसेस होता है, अपवार्डली जिसको कहते हैं, अपवार्ड जाना, ऊपर जाना, उसमें वो सहायक होता है। वो तो उस परिवार का कंजम्पशन बढ़ता है, उस परिवार में जो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, उसको खरीदने के लिए भी एक अलग से रिसोर्स होता है। ओवरऑल उनका जो ये आप देखेंगे कि उन परिवारों में बाहर से खाना मंगवाना, बाहर जाकर खाना खाना, जो बेहतर कपड़े पहनना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो महिला अगर पार्टिसिपेट करती है, लेबर पार्टिसिपेशन ओवरऑल बढ़ता है, तो उससे फैमिलीज का कंजम्पशन बढ़ता है, और फैमिली का कंजम्पशन बढ़ता है तो कंजम्पशन की वजह से पूरी इकोनॉमी में एक तरह की गति आती है, पूरी इकोनॉमी में एक खुशहाली आती है। तो ये महिलाओं के बाहर होने का ये मतलब है कि आज ज़्यादातर फैमिली ये दिशा रिवर्स हो गई है। पिछले कई डिकेड्स में बड़ी मुश्किल से ये हालत हुआ था कि महिलाएं घर से बाहर निकल के काम करने लगी थी, और ऐसी फैमिलीज बढ़ रही थी जहां डबल इनकम था, जहां हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते थे। लेकिन अब ये जो डेटा उतार रहा है कि वो जो डायरेक्शन है वो उल्टी दिशा में चला गया है, और इसका मतलब है कि ज़्यादातर फैमिली जो हैं वो फिर से सिंगल अर्निंग वाले होने लगे हैं। उन फैमिली का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो उनका इनकम स्ट्रक्चर है, वो बड़े कंजम्पशन को सपोर्ट करने की तरफ नहीं होगा, या नहीं रह गया है, अभी भी नहीं रह गया है। तो उससे उनकी कुल मिलाकर उनका कंडीशन बिगड़ेगा, और इसका संबंध सीधे पूरी पूरी अर्थव्यवस्था से, उस दुष्चक्र से है जिसमें कंजम्पशन नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो रोजगार फिर आगे पैदा नहीं होगा, और ये विशेष साइकिल में समाज उलझता ही चला जाएगा, और वो एक दुर्दशा और दुर्दिन की तरफ बढ़ने की एक जो कहानी है, वो बहुत तेजी से वो चक्र अगर चलने लगा तो वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं एक सेंटेंस केवल और जोड़कर ये बात खत्म करता हूँ कि ये दिल्ली में जो अप मार्केट जिनको कहा जाता है, जहाँ धनी लोग आते हैं, जैसे डिफेंस कॉलोनी है, अगर आप आज डिफेंस कॉलोनी मार्केट में जाएं तो वहाँ देख के ये बड़ी हैरत होती है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे वहाँ भीख मांगते दिखते हैं। मैं दिल्ली में 30 साल से हूँ, डिफेंस कॉलोनी में कम से कम इतने ही समय से मैं किसी न किसी काम से मेरे जाने का वहाँ पर सिलसिला रहा होगा, हमने कभी ये नज़ारा नहीं देखा था। ये नज़ारा आप हमारे गाजियाबाद में वसुंधरा में भी देख सकते हैं। तो ये पिछले 2-3 सालों में यह जो परिस्थिति बनती चली जा रही है, ये उसी दुष्चक्र का परिणाम है
जो अब सामने आ रहा है, और जाहिर है कि आने वाले दिन अगर ये दिशा नहीं पलटी, ये जो चक्र चल रहा है उसकी दिशा फिर से पॉजिटिव नहीं हुई, तो हम लोग बहुत ही बुरे समय की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरे पास ये 4 राज्यों का आंकड़ा है, जो ये बताता है कि 2019 की तुलना में 2021 में औसत महिला रोज़गार की जो जो क्षेत्र है, उसमें 50% से भी अधिक की गिरावट देखी गई है, जैसा कि आपने बताया। और उसमें राज्यवार में 4 राज्यों में मुख्य रूप से तमिलनाडु 50.9%, गोवा 56%, जम्मू-कश्मीर दोनों मिलाकर जम्मू और कश्मीर मिलाकर 61% और पंजाब में ऑलमोस्ट 58% की गिरावट दर्ज की गई है महिलाओं की। अब सवाल और उसमें भी ये भी बताया जा रहा है कि ग्रामीण जो क्षेत्र है और जो शहरी क्षेत्र है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में मामूली सी गिरावट आई है। और चूंकि वहाँ पर काम के पास भी जो हमारे पास जो अकुशल श्रम है या कुशल श्रम है, मनरेगा या दूसरे तरह के जो रोजगार के काम हैं, वो उस तरह के जो था उसमें बहुत कुछ फर्क नहीं आया है। और लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि जिसको हम विकास के पायदान पे और मायने के रूप में पेश कर रहे हैं या लोगों को शहरीकरण की ओर प्रेरित कर रहे हैं, वहाँ पर जो एक झटका आया है, जो पूरी अगर जीवन शैली अगर एक ही आदमी मतलब पुरुष के ही उस पे आय पे अगर निर्भर रहता है परिवार, तो उसकी जो पूरी जो एक लाइफ़स्टाइल थी, चाहे वो छोटा परिवार मतलब गरीब परिवार हो, मध्यम आय वर्ग का परिवार हो, उसकी पूरा जो ढाँचा है, चाहे पढ़ाई-लिखाई बच्चों की पढ़ाई-लिखाई है या मकान किराए पे है, खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो बहुत हद तक प्रभावित होती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो है हम एक ऐसी दिशा में पहुँच चुके हैं या ऐसी जिसे बूमरैंग वाली स्थिति कहते हैं, कि हम पुनः लौटकर हम एक वो 80 के दशक की ओर तो नहीं चले गए हैं? इसके बारे में क्या कहना होगा आपका? क्योंकि पिछले 6-7 सालों के अंदर स्थितियाँ बनी हैं। जी। देखिए, पहली बात, आपने जो 4 राज्यों का ज़िक्र किया, उसमें 2 राज्य ऐसे हैं जिनको भारत का सबसे खुशहाल राज्यों में माना जाता रहा है, तमिलनाडु और पंजाब। ये दोनों भारत के, अगर दूसरे जो बहुत सारे स्टेट से तुलना करें, तो ये खुशहाल स्टेट रहे हैं। अगर इन दोनों स्टेट में ये हालत है, अगर इन दोनों स्टेट में कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत में इतनी गिरावट आई है, और अगर आप डेटा देखेंगे तो दिल्ली, जो कि एक समय देश भर से लोग यहाँ इसीलिए भागे चले आते थे क्योंकि यहाँ पर आज भी आजाद आ रहे होंगे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर जो लेबर पार्टिसिपेशन, ये दिल्ली उन राज्यों में शामिल हो गया है जहाँ लेबर पार्टिसिपेशन में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। तो अगर दिल्ली में, तमिलनाडु में, पंजाब में, हालांकि महाराष्ट्र का नाम उसमें देखने को नहीं मिला, लेकिन महाराष्ट्र या मुंबई में अगर ऐसी सूरत बनती है, महाराष्ट्र मुंबई को हम छोड़ देते हैं, बाकी 3 जगह बन चुकी है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश भी एक समय उसको काफ़ी भारत के उदीयमान, उभरते हुए राज्य के रूप में समझा जाता था, हैदराबाद को खासकर, वो तो अब तेलंगाना में है। तो वो अगर वहाँ पर ये हालत है, तो बाकी जगहों की हालत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। दूसरी बात जो आपने 1980 की कही, मेरे ख्याल से 1980 में स्थितियाँ ज़रूर गरीबी ज़्यादा थी, और जो आज की तुलना में भारत में धन, जो वेल्थ था और समृद्धि थी, वो कम थी। लेकिन उस समय जो डायरेक्शन था वो विकास की तरफ था। वो धीरे-धीरे ही सही, लेकिन स्थिति सुधार की तरफ जा रही थी। उस समय स्थिति गिरावट की तरफ नहीं थी। आज एक स्टेज पे पहुंचने के बाद स्थिति गिरावट की तरफ है, यह बात इसमें गौर करनी चाहिए। फिर 1980 के दशक तक जो पब्लिक सर्विसेज थी, जो पब्लिक हेल्थ केयर था, स्कूल थी, हम लोग सभी 1980 के दशक के, 70-80 के दशक के पढ़े हुए लोग हैं। हमारे ग्रेजुएशन करने तक मेरी फैमिली का कितना पैसा खर्च हुआ, मैंने एक बार कहा था कि उससे ज़्यादा पैसा मेरे बेटे के नर्सरी की पढ़ाई में खर्च हो गया, जितने में मैं ग्रेजुएशन कर गया था, क्योंकि स्कूल फ्री था। कॉलेज में भी बहुत 20 रुपये की फ़ीस लगती थी, और कॉलेज की पढ़ाई भी ऑलमोस्ट फ्री थी। इसके अलावा जो सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती थी साधारण बीमारियों की, हम लोगों ने कभी जुकाम या बुखार की दवाइयाँ खरीदी नहीं। तो यह जो सिस्टम था, ये कम आमदनी होने के बाद भी आपको सपोर्ट करता था, और आप एक बेहतर ज़िंदगी जीते थे। आज जबकि आपको सब कुछ अपने पॉकेट से खर्च करना है, शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ,
ये दोनों सबसे महंगी चीज़ें हो गई हैं जो आपके पॉकेट पर जोर डालती हैं। तो इसलिए 80 और आज की स्थिति की तुलना ठीक नहीं है। 80 में आप 500 रुपये कमा के ठीक से जी सकते थे। इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए भी अगर 500 का तब जो वैल्यू था वो आज अगर जोड़ दें और उतनी रकम आज आपको मिले तो आज आप उसमें नहीं जी सकते हैं। तो इन तुलना करते हुए इन दोनों वक्त में जो ये बदलाव आया है इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बिल्कुल आपने सही कहा कि हमको स्थितियाँ भले ही वो चीज़ें हो गई हैं और साथ-साथ जो एडिशनल चीज़ें हैं, जो पहले राज्य की ओर से जो मदद मिलती थी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ख़ास तौर पर आज जिस तरह से महँगा आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर हो या आपके पास तमाम ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बहुत सारी मजबूरियाँ। मैं अभी पहाड़ से उत्तराखंड से आ रहा हूँ और आप हैरान होंगे जानकर कि इतनी भीड़ और लोगों के पास हर घर के पास जो है कार या स्कूटर या स्कूटी, बच्चों से लेकर बड़ों तक के सब चला रहे हैं, कोई पैदल भी चल रहे ये जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, में जो बदलाव जो आया है, उसके साथ जो बोझ है, ये बोझ उनको कहाँ लेके जा रहा है और मतलब वो जी भी रहे हैं उसमें और उसमें कोड़ भी रहे हैं बहुत बुरी तरह से और बहुत परेशान हैं। मैंने लोगों को पैदल चलते हुए 4-5 किलोमीटर का मैंने एक तय किया था, उसमें नहीं मिले। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं, तो भारत में आने वाली स्थितियों के बारे में क्या आपका आकलन आप समझते हैं कि जिस तरह से रोज़गार का क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग में क्या स्थिति में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है? जबकि हमको लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग तो लगातार सिकुड़ता जा रहा है, उसमें कोई नया जो है प्लांट या इस तरह की जो चीज़ें नहीं हो रही, बल्कि हमारा चीन से या इन देशों से फिनिश्ड गुड्स का या जो असेंबल करने वाली जो गुड्स हैं, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम कैसे इन लोगों को लगातार जो 1.5 करोड़ हर साल इज़ाफ़ा हो रहा है और हमारी युवा शक्ति बढ़ती जा रही है, उसके लिए क्या मैसेज? नहीं, वो तो देखिए सरकार की प्लानिंग का पार्ट ही नहीं है। जो अर्थ देखिए ये आज जो स्थिति पैदा हुई है रोज़गार की, इसको हम लोगों को 2 फ़ेज़ में बाँट कर देखना चाहिए। एक तो ये मोदी गवर्नमेंट का फ़ेज़ है, जिसमें इस सरकार के कुछ दुस्साहसी कदमों का की वजह से अचानक जो ये स्थितियाँ बिगड़ने की जो गति थी वो तेज़ हो गई, जिसमें सबसे पहला जो कदम था वो नोटबंदी था। और अब तो ये वेल रिकॉग्नाइज्ड है कि उसने किस तरह छोटे-छोटे जो काम धंधे थे उनको बर्बाद किया, जिसमें देश में की बहुत बड़ी करोड़ों की संख्या में जिसमें लोगों को काम मिलता था और उनका गुजारा चलता था। उसके बाद फिर ये जो जीएसटी फ्रॉड, जीएसटी दोषपूर्ण जीएसटी जिस ढंग से लागू किया गया, और तीसरी चीज़ जो उन्होंने जिस तरह 4 घंटे के आदेश पर लॉकडाउन लागू किया और उस लॉकडाउन को बैकअप करने के लिए जो अंतिम एक उन्होंने उपाय किया जिसका असर थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, वो था कि वो 5 किलो अनाज देना जो गरीब लोग हैं। बाकी कोई उन्होंने मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग इनको सपोर्ट करने के लिए या ऐसे कुछ नियम लागू नहीं किए, जिससे कि जो इकोनॉमी जो जो एक जनरल इकोनॉमी है वो सफ़र ना करे। एक तो यह फ़ेज़ है। लेकिन जो दूसरा फ़ेज़ है जिसमें स्टेट, राज्य की भूमिका अर्थव्यवस्था में सिकोड़ने की शुरुआत हुई, वो भी बहुत ज़िम्मेदार है आज के हालात को बनाने के लिए। और अगर इस बात को अगर आप केवल बेहतर ढंग से इस पे रोशनी डालना चाहें, तो भारत के बाहर की जो स्थितियाँ हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अमेरिका में अभी काफ़ी समय से ये बहस चल रही है, क्योंकि महंगाई का दौर वहाँ काफ़ी आया हुआ है। अब तो वो रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, 8.5% पे पहुँच चुकी है मुद्रास्फीति की दर। लेकिन यूक्रेन वॉर के पहले तक भी 7% तक वो पहुँच गई थी। तो उस समय प्रेसिडेंट बाइडेन ने कई बार, एक से ज़्यादा बार ये बात कही कि इस महंगाई के लिए जो ज़िम्मेदार है वो कॉर्पोरेट ग्रीड है, जो कंपनियों का लालच है अपने मुनाफा कमाने के लिए। इसको लेकर वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर ने बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट किया। वहाँ का जो कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड मीडिया है उसमें बाइडेन की बहुत आलोचना हुई। लेकिन अभी 2 दिन पहले, 21 तारीख को, 2 दिन नहीं 5 दिन पहले, जो वहाँ एक थिंक टैंक है इकोनॉमिक पॉलिसी, ईपीआई इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, उसने अपनी एक बड़ी विशद स्टडी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले 2 साल में जो महंगाई हुई है उसमें कंपनियों के प्रॉफिट का पार्ट 53% है, 53% से ज़्यादा है, जो
बाकी इनपुट की वजह से जो महंगाई बढ़ी है वो 38% है, और जो जो मजदूरी वेज बढ़ने की वजह से जो हुआ है उसका पार्ट सिर्फ 11% है। यह बात इस आज क्यों हुई है? यह इसलिए हुई है क्योंकि अमेरिका में मोनोपोली जो जो कंपनियों की अलग अलग फील्ड में, या तो उनकी मोनोपोली हो गई है, या जिनमें मोनोपोली नहीं है उसमें जो दो तीन बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने मिलकर कार्टेल बना दिया है और वो अपने मनमाने ढंग से कीमत तय करती हैं। क्या भारत में ये नहीं हो रहा है? सरसों तेल के बाजार पे आज किसका नियंत्रण है? और सरसों तेल की कीमत अचानक आप अगले महीने जाते हैं तो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये तक कैसे बढ़ जाती है? और क्या इस बात को कंट्रोल करने के लिए अ, अ, कोई कदम सरकार की तरफ से, सरकार की ओर से कोई आलोचना भी नहीं होती है और ना कोई कदम उठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कदम उठाया नहीं जा सकता है। आज अमेरिका की जो सरकार है वो बाइडन केवल क्रिटिसिज्म करके रह गए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले जो वहाँ के मशहूर अर्थशास्त्री हैं रिचर्ड वोल्फ, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो मुझे भी ये चीज़ पता नहीं थी। उसमें उन्होंने बताया कि 1971 में जब महंगाई का दौर एक बार काफ़ी आया था, तो उस समय वहाँ रिपब्लिकन कंजर्वेटिव विचार के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। लेकिन वो एक दिन अचानक सुबह 8 बजे रेडियो और टेलीविज़न पर आए और उन्होंने कहा कि हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से में कीमत बढ़ाने पर रोक लगा दी है, साथ साथ वेज बढ़ाने पे भी रोक लगा दी है। तो जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आएगा, अगर कोई कीमत अगर बढ़ाती है कोई कंपनी, तो उसके प्रबंधक अपने को जेल में पाएंगे। ये उन्होंने अ, अपने टेलीकास्ट में कहा। अब सवाल है कि आज उस समय वो क्यों कह पाए और आज बाइडन क्यों नहीं कह पाते हैं? क्यों वो इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि नियो लिबरल फिलॉसफी को अपनाने के बाद स्टेट ने अपने को कमजोर कर लिया है। आज स्टेट वो करने की स्थिति में नहीं रह गया है। और वही बात हमारे यहाँ भी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की फिलॉसफी है कि मिनिमम गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो कम से कम शासन करे, जिसकी कोई जो ये जो कहा जाता है गवर्नमेंट है नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, बिजनेस में उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये फिलॉसफी इस सारी समस्या की जड़ में है। और जब ये फिलॉसफी है तो आप रोजगार भी पैदा नहीं कर पाते हैं, सरकार नहीं कर पाती है। सरकार जब कुछ करेगी ही नहीं तो रोजगार कैसे पैदा करेगी? और बाकी सारे मोनोपोलीज हैं, वो मोनोपोलीज अपने यहाँ वेज के कंपोनेंट को कम से कम रखते हैं। इसी समय एक दूसरी रिपोर्ट है, एक अमेरिका का थिंक टैंक है अकाउंटेबल यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी रिपोर्ट अभी 2-4 दिन पहले आई है। उसमें उन्होंने बताया है कि इस पूरे पेंडेमिक के 2 साल में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजोन, मैकडोनाल्ड, एप्पल, ये आप किसी का भी नाम ले लीजिए, जो भी बड़ी कंपनी है, सब ने अपने यहाँ वेज में कटौती की और अपने सीईओ का जो पैकेज होता है उसमें इजाफा किया। कितना किया उसका पूरा डेटा है उसके भीतर में। हमारे यहाँ भी आप देख लीजिए, हमारे यहाँ एक उद्योगपति हैं जो आज खबर छपी है कि पाँच पाँच दुनिया के सबसे धनी लोगों में शामिल हो गए हैं। और वो आज भारत को ये सपना भी दिखा रहे हैं कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2050 तक भारत हो जाएगी। अमेरिका भी अभी 23 ही है, तो उससे साथ ही $7 ट्रिलियन की हो जाएगी। लेकिन जनता के लिए उनका सपना क्या है? जनता के लिए उनका सपना है कि जब $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी तो भारत में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ये सपना, यानी जनता को बस इतनी राहत मिलेगी कि आपको 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, जैसा कि ये सरकार की अभी योजना से भी मिला है। बाकी $30 ट्रिलियन का क्या होगा? ये असल समस्या है इस फिलॉसफी में। और जब तक इसके खिलाफ में कोई पार्टी जो पॉलिटिक्स डेवलप नहीं होगी, राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है, लेकिन उनकी पार्टी का प्रोग्राम इस पर क्या है? वो अगर आते हैं तो कैसे इसको टैकल करेंगे, इस बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो आज सवाल यह है कि उस फिलॉसफी को चैलेंज करना, उसमें और पहले का उदाहरण देना कि ये हो चुका है। भारत में कैसे रोजगार पैदा किया गया था? भारत तो बहुत गरीब देश था जब आज़ाद हुआ था, पब्लिक सेक्टर से ही तो दिया गया ना। आज जो हम लोग सब बात कर रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बना। पब्लिक सेक्टर ने हम लोगों को, हमारे जो पिता थे या दादा थे, उनको रोजगार दिया, और उनकी वजह से हम लोगों को वहाँ एजुकेशन मिला। तो हम लोग आज इस परिस्थिति में है कि हम लोग बात करने के लिए आए हैं। वो रास्ता आज फिर से क्यों नहीं अपनाया जा सकता है, ये सवाल। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इनफैक्ट अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ओवरऑल लोगों के हाथ में काम होगा और सबके पास कुछ ना कुछ अर्निंग कैपेसिटी होगी,
तो निश्चित रूप से उसी से आपका विकास भी होगा या जीडीपी का ग्रोथ भी होगा तो अगर होगा। अगर कुछ ही लोगों का ग्रोथ होता है और बाकी लोगों को केवल 5 किलो अनाज पे छोड़ दिया जाए, तो वो तो आपको अल्टीमेटली कुछ लोगों का ही विकास होगा और बाकी लोगों का और भी जो है जैसे कि ये अनुमान था, ये कहा जा रहा था कि भारत जो है एक सबसे युवा देश है और उसके पास चीन की तुलना में ये उसको एडवांटेज मिल रहा है या मिलेगा आगे आने वाले टाइम में क्योंकि हमारे पास युवा आबादी है। लेकिन युवा आबादी के बारे में अभी बेंगलोर के एक सोसाइटी जनरल जीएससी के जो है अर्थशास्त्री कुणाल कुंडू ने बताया है कि श्रमिकों का अगर यही हाल रहा और इस तरह से जो है युवाओं को जो है उसका जो है किसी लाभांश हासिल नहीं कर पाई भारत इतनी बड़ी आबादी का, तो आपको जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आपकी नहीं होने वाली है और आपका जो युवा जो है एक तरह से कहा जाए कि वो वेस्ट हो जाएगा। इसी के लिए मैकिन्जी ग्लोबल की एक रिपोर्ट थी 2020 की जिसमें उन्होंने कहा था कि 2030 तक भारत को कम से कम 9 करोड़ रोजगार आपको सृजित करने पड़ेंगे अगर आपको 8 से लेकर 8.5% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करनी है। इस दिशा में तो हम कहीं देख नहीं रहे हैं। केवल कुछ अगर कारपोरेट कह देते हैं कि उनका ग्रोथ हो रहा है तो देश का ग्रोथ होगा, ये ना ये मतलब इस लिहाज से तो ये कहीं से भी $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उस तक नहीं पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कुछ लोग 5 में 10 में 15 के वर्ल्ड के रिचेस्ट जो है पूंजीपति में पहुंच जाए। क्या ये इस विवाद जो है क्या सरकार को समझ में नहीं आती? जी। नहीं, सरकार को समझ में नहीं आती ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप एक खास ढंग की इकोनॉमिक फिलॉसफी अपना लेते हैं और आप एक एक खास आप क्लास के इंटरेस्ट में काम करने में ही अपना हित देखते हैं, क्योंकि वही क्लास आपको पावर में बनाए रखने में भी आपका मददगार होता है। तो एक अलग तरह की पॉलिटिकल इकोनॉमी बन जाती है जिसमें आप उनका धन बढ़ाते हैं, वो आपका पॉलिटिकल पावर बढ़ाते हैं, वो आपको मीडिया का सपोर्ट देते हैं, वो आपको पॉलिटिक्स में सफल होने के लिए जो भी संसाधन है वो उपलब्ध कराते हैं और फिर ये क्रम चलता रहता है। दुनिया में अगर ये चीज़ नहीं होती और एक लोग किसी को लगता है कि हमारा धन बहुत हो गया और अब ये कुछ धन दूसरों को मिलना होता, तो ये जो राइवलरी है जो हम लोग कॉर्पोरेट घरानों के बीच में देखते हैं ये नहीं होता। तो असल बात ये बात ये है कि इसके लिए जो उदारता चाहिए, जो जो सोच चाहिए, वो सोच अगर वहाँ नहीं है और वैसे सोच वाले लोग वहाँ पर नहीं हैं, तो ये चीज़ें इस ढंग से चलती रहती हैं, इसी ढंग से चलेंगी और उसमें असल सवाल तब नहीं चलेंगी जब इससे जो पीड़ित है, जो सफ़रर है, वो अपनी स्थिति पे विचार शुरू करेगा कि आखिर यह क्यों है, आखिर ये जो महंगाई है। आज भारत में थोक मूल्य सूचकांक 14.5% हो गया। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 1992 के बाद सबसे ऊंचे दौर पे थोक भाव सूचकांक रहा। थोक भाव सूचकांक वो होता है जो उत्पादन के स्तर पर जो महंगाई इनपुट कॉस्ट के तरफ से उत्पादकों को महसूस होता है, यानी जो वो उत्पादन वो करेंगे वो मार्केट आने में 1 महीने 2 महीने 3 महीना लगेगा, वो कॉस्ट वो वहाँ से ट्रांसफर करेंगे, तो वो 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जाहिर होगा। तो ये अगर थोक भाव मूल्य सूचकांक इतना ऊंचा है तो आने वाले महीनों में या इस साल या अगले 1-2 साल में महंगाई से मुक्ति मिलती हुई दिखती नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग महंगाई से की वजह से जिनकी आमदनी घट रही है, आप अगर 40,000 रुपये कमाते हैं और महंगाई 5% घट रही है तो इफेक्टिवली आपका 5% इनकम कम हो रहा है, क्योंकि आपको उतनी ही चीज़ें खरीदने के लिए 5% ज़्यादा रकम देना पड़ेगा। वैसे अभी महंगाई 7% है तो 7% ज़्यादा देना पड़ेगा। आपने अगर अपने एफडी कर रखा है, कुछ बचत करके रखी है, उस पर 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर भी आप 2% हर साल आप अपना गंवा रहे हैं। तो एक कामकाजी व्यक्ति की, मध्य वर्ग की आमदनी जो है और उसका बचत जो है वो हर महीने के साथ वो घट रहा है। उस परिस्थिति में जो पीड़ित है वो उसके दिमाग में अगर यह सवाल नहीं लाया जाता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसका रास्ता क्या है, और उसको लेकर जो जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार जाहिर है कि जो जिसको जनता ने जनादेश दिया है वही जिम्मेदार, पहली जिम्मेदारी उसी की होगी।
और बाकी अगर वहाँ से जब एक बार जिम्मेदारी तय करने का प्रोसेस होगा तो बाकी अन्य जिम्मेदारियां भी आएंगी। तो उस सवाल पर जब तक लोग नहीं आएंगे तो यह सोचना कि उनको समझ में आ जाएगी और उनको उनके मन में दया जग जाएगी और उसकी वजह से चीज़ें ठीक होंगी, यह कभी ऐसा हुआ नहीं है और अभी भी ऐसा उम्मीद करने की कोई वजह नहीं है। जी, आपने बिल्कुल मूल बात रख दी है और हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि जन दबाव ही वो एक तरीका हो सकता है जिसमें कि हम जो मौजूदा प्रशासन है, शासन है, उस पर इस बात का दबाव कि वो अपनी नीतियों को मतलब जन कल्याणकारी परक बनाएँ और बाकी जो 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 समुदाय जो छूट जो वर्किंग जो हैंड्स हैं, अगर उनको हम उपयोग में लाते हैं, सच में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पिछली बार में ही बात बताया आपने आपसे बात हुई थी तो चीन किस तरह से पिछले साल एक रिकॉर्ड तोड़ हमारे पास 40% की ग्रोथ हुई थी इम्पोर्ट में और इस साल भी जो है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो उस लिहाज से अगर हम ये यही दिशा अगर जारी रही तो भारत इतनी विशाल देश जिसको कि बहुत अपार संभावनाएँ हैं युवा हाथों की, वो कहीं न कहीं से एक ऐसे उसमें चला जाएगा जो हम बक अपने पड़ोस में छोटे देश हैं जिनको रिकवर करने में भी, बाउंस बैक करने में भी ज़्यादा समय मुझे लगता है कि नहीं लगेगा। लेकिन भारत जैसे देश के अगर एक बार वो इस दलदल में चला गया तो उसके लिए निकलना कहीं न कहीं बहुत काफ़ी मुश्किल हो सकता है। मैं क्या हम लोग इसके बारे में जी। एक अंतिम टिप्पणी के साथ जो है नहीं, इसकी आपने बिल्कुल ठीक ही बात कही और उसमें कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वो बात यही है कि अगर चीज़ें सही बेहतर दिशा में नहीं जाती हैं और वो तभी जाएंगी जब जब लोग जिनका ये देश है और जिनको इस देश की बेहतरी में जिनकी भलाई है, देश की इकोनॉमी के बेहतर होने में, सामाजिक शांति रहने में जिनकी भलाई है, वो उसकी आवश्यकता महसूस करके और उसके लिए डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, लोकतांत्रिक जवाबदेही तय नहीं करेंगे और वो डिमांड नहीं करेंगे उसके लिए, तब तक चीज़ें ये नहीं होगी। और वो करने के लिए जन जागरूकता की ज़रूरत है। अगर जन लोग जागरूक होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज भी उसके लिए मजबूर होंगी उसको डिस्कोर्स में लाने के लिए, और सरकार भी शायद वो मिनिमम गवर्नमेंट का जो उनका फिलॉसफी है उससे एक एक्टिविस्ट गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने के लिए उनको मजबूर किया जा सकेगा। जी रविंद्र। जी, हम लोग चर्चा तो इसमें बहुत लंबे समय तक काफ़ी देर तक की जा सकती है लेकिन समय की सीमाएँ हैं, इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो बात निकल के आती है कि जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का जो नारा है, आज हम ठीक उसके उलट दिशा पे जा रहे हैं। युवाओं के लिए भी जो है पूरा एक दिशाहीनता और निराशा का माहौल है। इसको तोड़ने के लिए हमें सभी लोगों को जैसे कि हम लोग अभी बातचीत यहाँ कर रहे हैं, ये एक सकारात्मक कदम है। इस कदम को हम लोग और भी आगे जारी रखें और हमारे जो श्रोता हैं, वो भी चाहें उनसे भी अपील है कि वो इस बात को अपने उसमें जो है लोगों के बीच में अपने चाय की चर्चाओं पे इस पे बात करें, क्योंकि यही असल मुद्दे हैं और इसी से ही सच में देशभक्ति है या देश का विकास है और खुद लोगों से ही बनता है देश, उसके बिना नहीं बनता नहीं है। तो इन पे अगर हम बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो सरकार को और समाचार पत्रों को और जो मीडिया हाउसेस हैं, उनको भी इनको बोलने पर मजबूर होना पड़ेगा। यही इसी आशा के साथ हम लोग इस सीरीज़ को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि अभी आने वाली स्थितियाँ लगातार एक ऐसे विस्फोट की ओर बढ़ने वाली हैं, ऐसा देखने में लग रहा है कि अगर जब तक इसको रिवर्स न किया जाए पूरी तरह से, तो बहुत ही स्थिति खराब हो सकती है। इसी बातचीत के साथ क्रम में हम लोग इसको आज का बातचीत को समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी, जी, काफ़ी जानकारी मिली है। धन्यवाद। तो सभी साथियों को बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने देखा इसको कार्यक्रम को। नमस्कार।